हाँ, बहुत अच्छा करेक्शन था। श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। संदर्भ न्याय दीपिका, न्याय दीपिका को संदर्भ ग्रंथ कहा है। इसका मतलब सब लोग समझ गए ना अच्छी तरह। ये सब छोटी छोटी बातें पता होना चाहिए। न्याय दीपिका, मैं आपसे प्रश्न पूछूं, मान लो परीक्षा में प्रश्न आए कि न्याय दीपिका एक संदर्भ ग्रंथ है, क्यों? संदर्भ ग्रंथ का मतलब क्या होता है? जिसको आजकल शोध ग्रंथ कहते हैं, शोध प्रबंध कहते हैं, शोध पत्र कहते हैं, जिसमें बात के प्रमाण दिए जाते हैं, उद्धरण सहित बात की जाती है। जैसे वो कोई भी बात कहते हैं कि लक्षण क्या है, प्रमाण क्या है, तो हर चीज का देखो, अकलंकाचार्य ने ऐसा कहा है, देखो उमा स्वामी महाराज ने ऐसा कहा है, देखो कुमार नंदी आचार्य ने ऐसे कहा है। हर चीज के वे रेफरेंस लगाते हैं। संदर्भ शब्द को अंग्रेजी में रेफरेंस बोलते हैं। दिस इज द रेफरेंस बुक। तो न्याय दीपिका एक संदर्भ ग्रंथ है। ये सब बातें हमको छोटी छोटी लिख कर कैसे भी अच्छे से तैयार करनी चाहिए। नंबर 2, न्याय दीपिका की रचना कब हुई, कौन थे, ये भी सब हमको है ना बार बार बोल कर प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस करने से चीजें मजबूत होगी। 4 लोगों को बताओ, संख्या याद रखो। धर्मभूषण यति कौन थे, इस पर सबसे ज्यादा रिसर्च किसने की है? उनका जीवन परिचय खोजने की सबसे ज्यादा रिसर्च किसने की है? डॉक्टर दरबारी लाल जी कोठिया। दरबारी लाल जी कोठिया की ये पुस्तक न्याय दीपिका आप सबके पास में है। किसी को अगर नहीं मिली हो तो मंगा लेना। किताब जरूर अपने पास होनी चाहिए। तो इस किताब की प्रस्तावना बहुत सुंदर है, पढ़ने लायक। इसका अनुवाद बहुत अच्छा पीछे पीछे दे रखा है, वो भी पढ़ने लायक है। देखो कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारी समझ में नहीं आता, तो मैं उनसे एक बात कहता हूं कि तुम उतना समझ लो जितना तुम्हें समझ में आता है, बस वही काम का है। मेरी ये लाइन बहुत अंडरलाइन करने लायक है। मुझे मेरी जिंदगी में बहुत फायदा हुआ। लोग कहते हैं समझ में नहीं आ रहा, मैं कहता हूं जितना समझ में आ रहा है बस उसे समझ लो, वो काफी है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो नहीं समझ में आ रहा है उसे भी वो ही समझाएगा जो समझ में आया है। इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। तो दरबारी लाल जी कोठिया ने सबसे ज्यादा रिसर्च की, और रिसर्च करके क्या डिसाइड किया? धर्मभूषण यति का उन्होंने टाइम डिसाइड किया। बहुत सारे शिलालेख देखे, पट्टावली। ये बहुत कठिन काम है, आज तो कोई करता ही नहीं है इस तरह के काम। आजकल विद्वत्ता, लेखन सब है ना बहुत सरल करना चाहते हैं, मेहनत नहीं हो। लेकिन ये बहुत मेहनत से रिसर्च की गई। कौन कब थे, गुरु कौन थे, उनके गुरु के गुरु कौन थे, उनके शिष्य कौन थे, सारी पट्टावलियां खोजकर जो डिसाइड किया उनका टाइम। वो भी हमको जब अपन न्याय दीपिका पढ़ रहे हैं तो मालूम रहना चाहिए। उनका टाइम डिसाइड किया उन्होंने 1358 ईस्वी। मैं सन में बता रहा हूं ताकि या अपने को थोड़ा अपन सन से फैमिलियर ज्यादा है। उन्होंने डिसाइड किया 1358 में वे डेफिनेटली थे, और 1418 तक डेफिनेटली थे। अब उससे 10-5 साल आगे पीछे रहे हों
वो बात अलग है, लेकिन उनका पीरियड इतना पक्का है, 1358 से लेकर 1418 तक का पीरियड उनका पक्का है। न्याय दीपिका कब लिखी, किसने लिखी, ये सब बातें हमको जब तक पता है, जिस चीज को हमें पढ़ना है ना, उसके प्रति इस तरह का भी हमको प्रेम होना चाहिए। उससे पता चलता है हमारी रुचि का कैसे क्या हुआ। और कोई पूछे कि धर्मभूषण महाराज के बारे में और क्या जानते हो, तो हमको बहुत ज्यादा पता ना हो तो दो तीन बातें तो पता हो। एक तो उनके गुरु जी का नाम वर्धमान आचार्य था, आचार्य गुरु। ये जो मंगलाचरण लिखा है, इस मंगलाचरण पर टिप्पणी लिखते समय कोठिया जी ने लिखा है कि उन्होंने जो ये मंगला, पहले के लोग, विद्वान लोग बात को बहुत तरीके से कहते हैं, बात में बात छुपी होती है। तो बोले उन्होंने जो ये वर्धमान को नमस्कार किया, तो उसमें देव को भी नमस्कार हो गया और उनके साक्षात गुरु को भी नमस्कार हो गया। माने उन्होंने कहा ने श्री वर्धमानम, तो बोले श्री, और अरहंतम अलग लिखा, तो बोले अरिहंत भी हो गए और उनके साक्षात गुरु भी हो गए। और एक दो बातें इस तरह की भी पता होनी चाहिए कि धर्मभूषण यति बहुत अधिक अध्ययनशील थे। उस जमाने में जब किताबें पांडुलिपियां होती थी, बड़ी मुश्किल से वो पढ़ी जाती थी। आज जैसा जमाना नहीं था कि मोबाइल पर आ जाती है सॉफ्ट कॉपी। उस जमाने में उन्होंने अकलंक आदि के बड़े बड़े ग्रंथों को, कितने दूसरे दर्शनों के ग्रंथों को, बौद्ध क्या कहते हैं, उनका प्रमाण का लक्षण क्या है, नैयायिकों का प्रमाण का लक्षण क्या है, सबके ग्रंथों को पढ़ा। तो विविध दर्शनों के ग्रंथों के वे साक्षात अध्येता थे। और उन्होंने जो जिस ढंग से जैन उद्धरण प्रेजेंट किए हैं, उससे सिद्ध होता है कि उनमें विनम्रता भी कूट कूट कर भरी थी। समंत भद्राचार्य का नाम आता है तो धर्मभूषण यति आचार्य ऐसे हो जाते हैं, इतने झुक जाते हैं, इतने विनम्र हो जाते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है कि कितने कोमल और कितने सरल परिणाम के, कितने मृदु परिणाम के, विनम्र परिणाम उनके थे। अकलंक आचार्य का नाम आए, पूज्यपाद, ऐसे ऐसे शब्द लगा लगा कर बोलते हैं। तथा चोक्तम स्वामी भी, अरे स्वामी महाराज ने कहा है, इतना आदर देते हैं पूर्वाचार्यों को कि बहुत आश्चर्य होता है। एक तीसरी, एक परिचय लिखना चाहिए। आप लोग निबंध लिखो, मैं छपाऊंगा यहाँ, धर्मभूषण यति आचार्य का परिचय लिखो कि धर्मभूषण यति कौन थे। इतना बढ़िया लिखो, 2 पेज लिखो बस, लेकिन इतने बढ़िया 2 पेज होने चाहिए, हर आदमी को पता चले कि हमारे कितने बड़े धर्म के महान आचार्य, इनका क्या योगदान है, क्या उपकार है। तीसरा विशेषण अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि इतना बढ़िया संस्कृतज्ञ, इतना बढ़िया संस्कृत लेखक आपको दुर्लभ मिलेगा। संस्कृत में लिखने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन इनकी संस्कृत इतनी मीठी है, इतनी प्रवाहपूर्ण है कि इसको पढ़कर सुना दो ना तो हिंदी वाला भी समझ जाए। इतनी मीठी, सरल, मधुर संस्कृत, इतनी प्रसाद गुण संपन्न संस्कृत मैंने आज तक नहीं पढ़ी कभी भी। ये एक बहुत अचंभे की बात है। और एक और इन्होंने जो जो बातें की है, उनसे उनके व्यक्तित्व के और भी कुछ आयाम खुलते हैं। जैसे इन्होंने जगह जगह कोई औषध का उदाहरण दिया है, कहीं व्याकरण का उदाहरण दिया है और कई नक्षत्रों का उदाहरण दिया है।
तो ये 3 उदाहरणों से उनकी 3 क्वालिटी सामने आती है। लगता है उनको ये तीनों चीजें थोड़ी थोड़ी जरूर आती होगी, उनको थोड़ा बहुत आयुर्वेद जरूर आता होगा, नहीं तो कोई क्यों उदाहरण देगा। उनको व्याकरण जरूर आती होगी, कर्णाधारे चाणट, कौन लिखेगा ये तो व्याकरण का सूत्र है, कर्णाधारे चाणट। इसका मतलब है वो व्याकरण पढ़े थे, जानते थे। ज्योतिष उदेश्यति सप्तम कृत्तिकोदयात, उनको 27 नक्षत्र पता होंगे और उनका क्रम पता होगा, और सकट बाद में आता है, कृत्तिकोदय के बाद आता है, ये पता होगा तब ना वो ये उदाहरण दे रहे हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि वे ये भी माने, वे न्याय शास्त्र के ज्ञाता थे, वे अध्यात्म शास्त्र के ज्ञाता थे, वे दर्शन शास्त्र के ज्ञाता थे, वे अन्य दर्शनों के ज्ञाता थे, वे ज्योतिष के ज्ञाता थे, वे आयुर्वेद के ज्ञाता थे, वे व्याकरण के ज्ञाता थे। ऐसे ये कई बातें पता चलती है। ये सब भी आपको जगह एक लिखना चाहिए और लोगों को बताओ भैया, दूसरों को बताओगे। मुझे एक लाइन अंग्रेजी की बहुत अच्छी लगती है, टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। ये लाइन मुझे इतनी प्यारी लगती है, क्या फिर सुनो आप, टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वो आपको पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा रहा, इस बहाने से मेरी पढ़ाई अच्छी होती है, इसलिए पढ़ा रहा हूं। टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, पढ़ाना पढ़ने का ही एक उत्तम प्रकार है। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं तो पढ़ रहा हूं वास्तव में, तो आप भी पढ़ाओ, किसी न किसी को समझाओ कि ये क्या चल रहा है। तो चलो, अब हमारा क्या टॉपिक चल रहा है, अनुमान का, हेतु विद्या का। देखो ये भी बात नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। न्याय शास्त्र के अनेक अपर नाम हैं, उनमें से एक अपर नाम है अनुमान शास्त्र। इससे सिद्ध होता है कि न्याय शास्त्र में अनुमान का बहुत बड़ा रोल है। बताओ, पूरे न्याय शास्त्र का नाम पड़ गया अनुमान शास्त्र, अनुमान विद्या। कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा न्याय में अनुमान का। अब ये बात तो मैं आपको 2-3 बार सुना चुका, लेकिन अब आज एक नया सेंटेंस सुना रहा हूं। न्याय शास्त्र का एक और नाम है, अपर नाम है, और उसका नाम है हेतु विद्या। अब सुनो, हेतु माने अनुमान नाम भी नहीं रखा उन्होंने, न्याय विद्या का एक नाम रखा हेतु विद्या। माने हेतु का रोल और भी बड़ा है अनुमान में भी। जिसने हेतु को जाना, ये इस वक्त हम जिस प्रकरण पर है, आप ये समझ लो ये बिल्कुल टॉप का प्रकरण चल रहा है। अब हम समझ लो स्वर्ण भद्रकूट पर आ गए हैं। जैसे कोई शिखर जी की वंदना करने जाता है ना, तो जैसे स्वर्ण भद्रकूट पर पहुंच जाए ना, सबसे ऊंचा पहुंच गया, टॉप का। तो अब जो आप और हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक टॉपिक है, ये टॉप का है, ये टॉप का टॉपिक है ये। अगर ये हेतु विद्या, देखो न्याय विद्या का नाम रख दिया हेतु विद्या, कोई बात है नहीं? वैसे देखो तो कोई बात है, न्याय विद्या में तो प्रमाण, नए फिर प्रमाण भी कितने सारे, तो उसको अनुमान विद्या कह दिया, हमको तो यही अन्याय लग रहा था। लेकिन उसके बाद अनुमान भी छोड़ा और उसका नाम रख दिया हेतु विद्या। हेतु विद्या का मतलब है ये इतना बड़ा रोल है हेतु का, जिसने हेतु नहीं समझा उसने न्याय 0 पढ़ा, और जिसने हेतु पढ़ लिया
जो हेतु में एक्सपर्ट है वो न्याय का हीरो है, और जो हेतु नहीं पढ़ सका वो कितना भी पढ़ लिया न्याय में जीरो है। ऐसी गजब की बात है। इसीलिए मैं थोड़ा आराम से इस टॉपिक को पार करना चाहता हूं, लेकिन आप आराम से मन लगा के खूब चर्चा करो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, डिस्कस करो। मैं बार बार कह रहा हूं, अनुमान वाक्य बनाओ, चर्चा करो। आप सब लोग कर भी रहे हैं, बहुत लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, मुझे रोज होमवर्क आ रहा है। दीपाली जी बहुत करती हैं, कितने अनुमान वाक्य बना बना कर मैं बार बार बोलता रहता हूँ, ये नहीं बैठा, ये नहीं बैठा, अभी नहीं सेट हुआ, अब सेट हो गया, ये बहुत बढ़िया हो गया। तो बार बार अपने से हो रहा है ना, स्खलन भी हो रहा है, सही भी हो रहा है। ये इसी को कहते हैं सीखने की प्रक्रिया, प्रज्ञा है। बहुत बढ़िया, आज फिर भेजा मेरे को, बहुत अच्छे अच्छे उसने अनुमान वाक्य बनाए, और बहुत अच्छे से क्या पक्ष होता है, क्या प्रतिज्ञा होती है, क्या साध्य है, थोड़ा सा समझ जाएंगे, हमेशा का आराम हो जाएगा। इसलिए ये प्रकरण को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट समझ करके थोड़ी चर्चा करो, बातचीत करो, अपने मन की कहो, तब जाकर बात खुलेगी। आपको बोलना है, अभी तैयार रहना, मैं अभी आपको मौका दूंगा कि बोलो। मैं आपसे कहूंगा कि बोलो, एक एक अनुमान वाक्य बोलो, समझाओ, और उसको घटित करो। ये हेतु सही है कि, खुद ही जज करो, हेतु सही है कि गलत है, क्या क्या है, ऐसे करके बोलना है। मैं अभी पहले थोड़ी सी बात पुस्तक में से आपको बता देता हूं, अपने प्रकरण की जरा सी बात और हो जाए, फिर आपसे थोड़ी और चर्चा करेंगे। देखो हम तीसरे चैप्टर में हैं, और तीसरे चैप्टर में भी हम बौद्धाभिमत त्रयूप हेतु लक्षण निराश, ये 39 नंबर का पैराग्राफ हमने पढ़ लिया, 40 नंबर का पैराग्राफ हमने पढ़ लिया था। पैराग्राफ नंबर 40 हम पढ़ चुके थे, आज हमको 41 पढ़ना है। और 39 और 40 में हमने क्या पढ़ा था, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ दूंगा, पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे अब ये जो जिस जगह हम हैं, यहाँ मैं संस्कृत को थोड़ा कम हाईलाइट करना चाहता हूँ, कर दूंगा, समझा दूंगा, लेकिन बाद में। अभी एक दफे टॉपिक क्लियर हो जाने दो, क्योंकि ये टॉपिक ही कठिन, विषय तो क्लियर हो जाए ना। हम दो चीज एक साथ करेंगे, भाषा भी और विषय भी, तो डबल कठिन हो जाएगा। इसलिए मैं पहले भाषा की चर्चा बाद में करेंगे हम, लेकिन हम विषय समझ में आ जाए। देखो 39 और 40 में क्या बात आई थी। वही प्रकरण चल रहा है जिसको आपको हमको बिल्कुल नहीं भूलना है। अनुमान किसे कहते हैं, तो हमको एकदम ध्यान रहना चाहिए। साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। साधन और हेतु पर्यायवाची है। जब कोई चीज हमारे सामने नहीं होती है, प्रत्यक्ष नहीं होती है, तब हम उसको कैसे जाने। तो हमारे पूर्वाचार्यों ने इस हेतु विद्या का आविष्कार किया है। ये बहुत बड़ा साइंस है, ये आविष्कार है बहुत बड़ा, कि जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है उसे भी हम देख सकें, इसके लिए हेतु विद्या का आविष्कार हुआ है। हेतु विद्या आपको आंखें देता है, ऐसी आंखें देता है जैसे किसी को कम दिखता हो तो वो चश्मा लगा लेता है। ऐसे ही कोई चीज छुपी हो उसको देखने का कोई तरीका है क्या? हाँ है। छुपी हुई चीज को देखने के तरीके का नाम है हेतु विद्या। वो जो चीज छुपी हुई है वो भी अपने हेतु को बाहर छोड़ देती है। कहते हैं ना, सत्यमेव जयते, चीज छुपती नहीं है, लाख छुपाओ, ऐसा कहते हैं, बहुत कहते हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे पास कोटेशन है। एक दुआ है रहीम दास का,
खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मदपान, रई मन दाबे ना दबे, जाने सकल जहान। ये चीजें कभी छुपती नहीं। क्या क्या? खैर, आप खुश हो क्या? खैर, खून, खांसी, कोई मर्डर करके आया हो, खून छुपता नहीं है, उसके चेहरे पे लिखा होता है वो खून करके आया है। खैर, खून, खांसी, खुशी, बैर, प्रीति, मदपान, रई मन दाबे ना दबे, जाने सकल जहान। हर चीज अपना हेतु बाहर छोड़ जाती है और उस हेतु से हम उस चीज को देख पाते हैं। तो ये हेतु कैसा होना चाहिए? तो जैन आचार्यों ने ये कहा था कि उस हेतु का एक लक्षण है, उस हेतु का एक लक्षण है और उसका नाम है अविनाभाव। अविनाभाव को हम अन्यथानुपत्ति भी कह सकते हैं, उसे तथोपत्ति भी कह सकते हैं। तीनों शब्द पर्यायवाची है एक तरह से। हम पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क है, पर ये तीनों शब्द एक तरह से पर्यायवाची है। हेतु से जान सकते हैं और हेतु का लक्षण एक है। देखो एक और बात समझ लो, किसी ने प्रश्न पूछा है मेरे से व्हाट्सएप पर, मैंने उत्तर तो दिया था, पर क्लियर हुआ होगा कि नहीं। हेतु एक है ये नहीं कह रहे हैं हम, हेतु का लक्षण एक है। हेतु अनेक हो सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। जैसे मुझे ये सिद्ध करना है कि कल शनिवार है, कल शनिवार होगा, इसके हेतु एक ही नहीं है, हेतु बहुत हो सकते हैं। मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं, कल शनिवार होगा क्योंकि आज शुक्रवार है। एक हेतु हो गया, मेरी साध्य को सिद्ध करता है। लेकिन मैं इस बात को, मैं ये हेतु काम में ना लू, दूसरे हेतु काम में ले सकता हूं। वही साध्य के लिए मैं कह सकता हूं कल शनिवार होगा क्योंकि परसों, आप समझ में आया ना, हमने परसों रविवार है, हमने उत्तर चर को, कभी हम कारण को हेतु बना देते हैं, कभी हम कार्य को हेतु बना, हम किसी को भी, सवाल एक है कि उसका साध्य के साथ, इतनी सी लाइन है इंपॉर्टेंट, उसका साध्य के साथ अविनाभाव होना चाहिए। बस इतनी सी लाइन है 1 इंच की, ये हिल गई तो सारा महल हिल जाएगा। उसका, उसका किसका? हेतु का। हेतु का साध्य के साथ अविनाभाव होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इस चीज को हम जैन आचार्यों ने तो एक ही बात कही कि एक तर्क है। लेकिन बौद्ध दार्शनिक खड़ा हुआ बोलने 39-40 नंबर के पैराग्राफ में, उसने कहा नहीं जी, हेतु एक लक्षण नहीं, त्रिलक्षण होना चाहिए। अब समझना बात को, एक लक्षण, एक लक्षण माने उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए। जैनाचार्य कहते हैं कि हेतु में एक क्वालिटी होनी चाहिए कि उसका साध्य के साथ अविनाभाव हो, खेल खत्म। लेकिन बौद्ध कहते हैं कि नहीं, उसमें त्रिलक्षण होने चाहिए। और अब 41वें पैराग्राफ में नैयायिक खड़े हो रहे हैं, न्याय दर्शन के अनुयायी नैयायिक, और वे नैयायिक कह रहे हैं कि नहीं, हेतु के 5 लक्षण होने चाहिए, पंच लक्षण हेतु को होना चाहिए। जैन क्या कह रहे हैं? हेतु एक लक्षण होना चाहिए। बौद्ध कह रहे हैं हेतु त्रिलक्षण होता है। नैयायिक कह रहे हैं कि वो, और उनके भी आगे निकले, वो कह रहे हैं कि नहीं, हेतु पंच लक्षण होना चाहिए, उसमें 5 क्वालिटी होनी चाहिए। जैन कहते एक क्वालिटी काफी है,
बौद्ध कह रहे 3 क्वालिटी जरूरी है, नैयायिक कह रहे 5 क्वालिटी जरूरी है। और वे 3 और 5 कौन कौन सी होती है, वो थोड़ा कठिन टॉपिक है, पर एक बार पेपर पे नोट डाउन करेंगे तो जल्दी से समझ में आ जाएगा, कुछ भी कठिन नहीं है। कभी पढ़ा नहीं है, पेपर पे नोट डाउन नहीं है, तो हम पहला पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं तो पहला भूल जाते हैं। पेपर पे नोट डाउन होगा तो झट से क्लियर हो जाएगा। 3 लक्षण क्या बताए थे बौद्धों ने, कि हेतु में 3 क्वालिटी होनी चाहिए। नंबर 1, वो पक्ष में रहे, पक्ष सत्व, सत्व माने एग्जिस्टेंस, वो पक्ष में रहे। और सपक्ष सत्व दूसरी क्वालिटी है, उसे अपने सपक्ष में भी रहना चाहिए। और क्वालिटी नंबर 3, उसे विपक्ष में नहीं रहना चाहिए, विपक्ष व्यावृत्ति। 3 क्वालिटी उनने बताई। ये 3 अपन पहले चर्चा कर चुके, लेकिन विषय कठिन है, इसलिए एक बार 2 मिनट लगा के फिर बोल रहा हूं मैं। पक्ष माने क्या होता है, सपक्ष माने क्या होता है, और विपक्ष माने क्या होता है, ये बात यहाँ अच्छे से समझो। और एक उदाहरण पकड़ के समझो। जैसे मैं बोलूं कि यह पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि धूम वाला है। यहाँ पर पक्ष क्या है, पर्वत। ये तो अपन ने खूब घुटाई कर ली ना, पर्वत पक्ष है। हमको हमारा साध्य क्या है, हमारा साध्य है पर्वत में अग्नि, पर्वत में अग्नि, ये हमारा साध्य है। तो वो पर्वत हुआ पक्ष। पर्वत माने धर्म का आधार, पक्ष माने धर्मी, पक्ष माने जिसमें वो, जो हमको अग्नि सिद्ध करनी है, तो अग्नि जिसमें रहती है उस चीज का नाम है पक्ष। तो वो हुआ पर्वत, हुआ पक्ष। और पर्वत जैसी और कोई चीज जहां अग्नि रहती है, अग्नि का प्रेजेंट आधार पर्वत, लेकिन और दूसरा अदर आधार बताओ जहां अग्नि रहती है, उसका नाम सपक्ष। तो वो जगह है जैसे रसोई घर, रसोई घर है वो सपक्ष है। और विपक्ष, जहां अग्नि नहीं रहती है उसका विपक्ष रहता है, पानी रहता है, समुद्र, समुद्र हो गया विपक्ष। अब 3 चीजें भूलना नहीं, पक्ष क्या है, पर्वत, सपक्ष क्या है, रसोई घर। रसोई घर को यहाँ क्या लिखा, महानस, महानस कहते हैं संस्कृत में, महानस माने रसोई घर, किचन। और समुद्र को क्या कहते हैं, हृद, महाहृद, सरोवर, समुद्र, महासागर, महासागर विपक्ष। पर्वत पक्ष है, रसोई घर सपक्ष है, और समुद्र वो विपक्ष है। तो वो बौद्ध क्या कह रहे हैं, देखो, वो ये कह रहे हैं कि ये जो धुआं को हमने हेतु बनाया ना, वो इसलिए बनाया कि ये पक्ष में भी रहता है, पर्वत में है, ये सपक्ष में भी रहता है, रसोई घर में भी पाया जाता है, रसोई घर सपक्ष है। और ये विपक्ष में नहीं पाया जाता, समुद्र में नहीं मिलता, इसलिए ये क्या है, सच्चा हेतु है, क्योंकि इसमें ये 3 क्वालिटी मिलती है। यदि इन 3 में से एक भी नहीं मिलती तो ये सच्चा हेतु नहीं बन सकता था। कौन कह रहे हैं, बौद्ध। और नैयायिक इनसे आगे निकलेंगे, अभी उनकी चर्चा बाद में करेंगे, रुक जाओ अभी। वो 3 की बजाय कहते 5 क्वालिटी होनी चाहिए, और 5 क्वालिटी होगी तो ही वो सच्चा हेतु होगा, नहीं तो वो हेतु नहीं होगा। ऐसे वो 5 बताएंगे। लेकिन अभी तो अपन बौद्धों की बात, बौद्धों ने 3 लक्षण बताए थे। फिर 40वें पैराग्राफ में जैन आचार्यों ने उसका उत्तर दिया था। और वो उत्तर क्या था, उनका उत्तर ये था कि ये बात जरूरी नहीं है कि जो चीज हम सिद्ध करना चाह रहे हैं
वो सपक्ष में रहे विपक्ष में ना रहे, हमें वो रहे ना रहे इन चीजों के कारण वो हेतु नहीं है। और ऐसा बहुत हेतु मिल जाएंगे कि जो सपक्ष में नहीं मिलते, विपक्ष में माने उसको ये उसकी कोई पहचान नहीं है। उसकी पहचान इतनी सी है कि उसका साध्य के साथ अविनाभाव रहे, बस। मैंने हेतु पर 12 पेज का लेख लिखा है, एक श्लोक वार्तिक में 150 पेज लिख रख रहे हेतु के बारे में। हेतु विद्या समझो आप, ये बहुत प्रयोजन भूत विद्या है। इसी से हम आत्मा को जान पाएंगे, इसी से परमात्मा, 6 द्रव्य का ज्ञान, 7 तत्व का ज्ञान, सिद्ध शिला का ज्ञान, स्वर्ग नरक आदि का ज्ञान, पूरा तत्व ज्ञान। आप चिंतन करो, ये चीज हमको क्यों पढ़ाई जा रही है, क्या मतलब है इस चीज का, क्या कहना चाहते हैं। तो ऐसे करके ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी अनुमान वाक्य बना बना कर जब आप देखोगे तब सब समझ में आएगा। बोलो, अब किसी को कुछ बोलना है। एक तो मेरे को आज प्रज्ञा से सुनने का बहुत मन है, उसने बहुत अच्छे अनुमान वाक्य लिखे हैं। तो अगर प्रज्ञा हो तो मैं चाहता हूं, यशवंत जी आपको सुनता हूं, 1 मिनट। प्रज्ञा है? अच्छा यशवंत जी आप बोलो अभी। यशवंत जी को जय अनम्यूट। जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए। मेरा प्रश्न ये था कि ये हमारे ग्रंथों में जो बौद्धों का खंडन होता है, नैयायिकों का खंडन होता है, हाँ तो उसके बारे में उन लोगों का क्या उत्तर रहता है? हाँ हाँ हाँ, उनका उत्तर भी यहाँ आया ने, थोड़ी चर्चा आती है यहाँ पर हल्की सी। और विस्तार पढ़ना हो तो प्रमेय कमल मार्तंड पढ़ो। अच्छा। प्रमेय कमल मार्तंड परीक्षा मुक्ति टीका है। हम्म। परीक्षा मुक्ति टीका में पूरा ऊहापोह है, उन्होंने क्या कहा, फिर उन्होंने क्या कहा, फिर उन्होंने क्या कहा, ऐसा लंबा डिस्कशन है, उसकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन बात लेकिन खत्म नहीं होती है। दीपिका तो बच्चों के लिए है और बहुत शॉर्ट ग्रंथ है, इसलिए इसमें ये सब बातें डिटेल में नहीं आई। जी। उसका कंक्लूजन भर आ गया। जैसे देखो, इन्होंने ये एक 40वें पैराग्राफ में बहुत बढ़िया हेतु दिया इन्होंने और बड़े अच्छे से समझाया। आप फिर सुनो यशवंत जी बहुत ध्यान से। जैसे समझो, हमने ये कहा कि कल शनिवार होगा हम्म। क्योंकि आज शुक्रवार है। अब देखो, यहां पर आप बताओ साध्य क्या है। साध्य है कल शनिवार का होना, ये साध्य है। कल शनिवार है, ये मेरा साध्य है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और हेतु क्या है, क्योंकि आज शुक्रवार है। अब ये जो हेतु है ये पक्ष में ही नहीं मिल रहा, लेकिन हेतु तो है। देखो, पक्ष क्या है, बहुत ध्यान से सुनना सब लोग और डिस्कस करना। कल पक्ष है, पक्ष क्या है, कल। कल 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 शब्द है, वो पक्ष है। कल शनिवार होगा, कल पक्ष है। और कल शनिवार होना ये साध्य है। और हेतु क्या है, क्योंकि आज शुक्रवार है। तो ये जो क्योंकि आज शुक्रवार है, ये जो हेतु है, ये साध्य को सिद्ध करता है ना। समीचीन हेतु है आज, क्योंकि शुक्रवार के बाद में हमेशा गारंटी से शनिवार आता है। लेकिन ये हेतु बौद्धों के हिसाब से तभी सही हेतु है जब वो पक्ष में रहे, सपक्ष में रहे, विपक्ष में ना रहे। लेकिन यहाँ तो पहले ही देख लो, वो पक्ष में ही नहीं है। पक्ष है कल। कल हम्म। शुक्रवार का कुछ हिस्सा बचेगा क्या? कल के दिन में शुक्रवार के दिन की 1 मिनट भी शेष नहीं होगी। लेकिन फिर भी शुक्रवार उसका पूर्वचर हेतु है। और बोलिए कोई कुछ
दीपाली जी आप बोलिए कुछ थोड़ा सा। नमो जिनाणम पंडित जी। हाँ नमो जीणाणम बोलिए। अनुमान का वाक्य बताने है क्या? हाँ हाँ, अनुमान का वाक्य बता के घटित करो उसको कि उसमें अविनाभाव कैसे सेट हो रहा है। बालक का जन्म होते ही रोना सुनाई दिया, क्योंकि नए जन्मे बालक में जीव है। हाँ ये माता का स्वार्थानुमान हो गया। हाँ, सुनाई दिया, ये तो वो साध्य सिद्ध हो गया। वो साध्य की एक क्वालिटी है कि वो असिद्ध होना चाहिए। आप ऐसा कहो, बालक क्या बोला, फिर बोलना आप एक बार इसको सही बालक का वाक्य। जन्म होते ही रोना हाँ सुनाई दिया, हाँ, क्योंकि आप नए इस वाक्य को ऐसा बनाओ, बालक का जन्म हो चुका है क्योंकि रोने की आवाज आ रही है। बालक का जन्म अंदर हुआ है, कमरे में, थिएटर में, जहां भी, और वो हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन उसे हमें सिद्ध करना है। समस्या ये है, साध्य करते समय आप ये देखा करो क्या साध्य हो रहा है। हमारा साध्य है बालक का जन्म हुआ या नहीं हुआ। तो प्रश्न ये था कि तो साध्य बनेगा बालक का जन्म हो चुका क्योंकि उसके रोने की आवाज आ रही है। अब ये सही बना एकदम। और किसी को कुछ कहना है? आगे बढ़ू मैं भी बोलूं चाचा? हाँ बोलो ना। मेरा एक वाक्य है, हाँ मैं बोलिए। जैन हूँ ये हाँ प्रतिज्ञा है। मैं हाँ जैन हूँ ये प्रतिज्ञा है। हाँ इसका हेतु वाक्य है, क्योंकि मैं जिन आज्ञा को मानता हूँ। हाँ, प्रज्ञा बोल रही है ना। हाँ मैं आवाज दे रहा था, बोलो प्रज्ञा अच्छे से। वो जो वाक्य बोले फिर से सुनाओ सब लोग, देखो हाँ जरा ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो, चर्चा करो, और कहाँ कुछ स्खलन हो रहा है उस पर ध्यान दो। हाँ फिर से बोलने, प्रज्ञा बोलो। हाँ, अनुमान वाक्य है, मैं हाँ जैन हूँ हाँ, क्योंकि मैं जिन आज्ञा को मानता हूँ। वेरी गुड। इसमें अब देखो, प्रतिज्ञा है। हाँ हाँ, इसमें प्रतिज्ञा है मैं जैन हूँ, हाँ, और इसमें हेतु है क्योंकि मैं जिन आज्ञा को मानता हूँ। वेरी गुड। जो अब जो इसमें जिन आज्ञा को मानते हैं वे जैन है। जो जिन आज्ञा को नहीं मानते हैं वे जैन नहीं है। अब इसमें साध्य है हाँ जैन, हाँ, जैन होना, और वेरी, साधन है जिन आज्ञाकारी होना, हाँ और पक्ष हूं मैं, हाँ और हाँ अविनाभाव। हाँ, अविनाभाव बनता है जिन आज्ञा माने बिना जैन नहीं होते। हाँ, ये हेतु हुआ। हेतु इसलिए हुआ क्योंकि इसका साध्य के साथ अविनाभाव। हाँ, तो अविनाभाव जो होता है उसमें नहीं शब्द आना ही चाहिए ना? नहीं, जरूरी नहीं है। अच्छा, तो अब शनिवार जब के आगे बाद हम रविवार। हेतु के भेद पढ़ेंगे तो दोनों तरह बात को हम दोनों तरह, अभी देखो निगेटिव साध्य भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। अब जैसे मैं ये भी कह सकता हूँ, कल कल रविवार नहीं है क्योंकि आज शुक्रवार है। देखो मेरा वाक्य सुनो सब लोग, रितु जी समझ में आ रहा है? देखो मैं बोलूं कल रविवार नहीं है, अब साध्य क्या है मेरा? निगेटिव साध्य है, कल रविवार नहीं है। मेरा ये साध्य है, कल रविवार नहीं है। लेकिन ये नहीं है को मैं कैसे सिद्ध कर रहा हूं? पॉजिटिव से, क्योंकि आज शुक्रवार है। जब आज शुक्रवार है तो कल रविवार नहीं हो सकता, क्योंकि शुक्रवार के अगले दिन रविवार नहीं आता है। हाँ बोलो प्रज्ञा आगे। एक और वाक्य है हाँ बोलिए। हाँ कि सर्वज्ञ तीन लोग को जानते हैं हाँ क्योंकि उनके ज्ञानावरणी का अभाव हो गया है। हाँ, वेरी गुड। अब देखो, अब सब लोग सोचो, बिल्कुल अकाट्य हेतु होना चाहिए। ये और एक शब्द है, अकाट्य होना चाहिए।
हेतु वो है जो अकाट्य हो, जो निर्दोष हो, उसमें दोष नहीं आना चाहिए, वो गलत बात प्रूव नहीं कर दे कभी भी। अब कोई जैसे देखो, अब इस वाक्य पर ध्यान दो, अरिहंत सर्वज्ञ है। अब ये साध्य है क्योंकि समझ में आया, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म का नाश हो चुका। तो ज्ञानावरण कर्म का नाश हो जाए और सर्वज्ञता ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये हेतु नहीं बनेगा। और ये हेतु इसलिए बन गया कि जब जब ज्ञानावरण कर्म का नाश होगा, जिस जिस का होगा, वो गारंटी से सर्वज्ञ होना चाहिए। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम सही प्रयोग। हाँ, और बोलिए। ठीक है, एक और बोलती हूँ। हाँ, एक वाक्य और बोलो। पुस्तक में रस गुण है क्योंकि हाँ, उसमें स्पर्श गुण भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, अब इस पर ध्यान दो, पुस्तक में रस गुण है क्योंकि स्पर्श है। रस गुण हमको दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हमने उसे साध्य बना लिया। रस का होना, ये पुस्तक में रस है, ये रस है, ये कैसे सिद्ध होगा? दिखाई तो देता नहीं, कोई खाता दिखता नहीं, लेकिन इसमें रस है, ये हमने कैसे सिद्ध किया? तो हम रस का अविनाभावी गुण स्पर्श को हमने हेतु बना दिया। ये स्पर्श, रस, गंध, वर्ण चारों एक साथ डेफिनेटली रहते हैं। जहाँ स्पर्श होता है वहाँ रस, गंध, वर्ण भी होते ही होते हैं। तीन लोक, तीन काल में ऐसा कभी भी कहीं भी नहीं होता है कि स्पर्श हो और रस ना हो। ये हेतु विद्या आपको सर्वज्ञ बना देगी। आप दावे के साथ कह सकते हैं, तीन लोक, तीन काल में जहां भी स्पर्श होगा वहां गारंटी से रस गुण होगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि स्पर्श हो और रस ना हो। चेतना है, ये बड़े अच्छे दो, यह वृक्ष जीव है क्योंकि इसमें चेतना है। अच्छा, एक और गजब की बात सुनो, ये भी आज प्रज्ञा ने भेजा था मुझे। प्रज्ञा, सुनाओ ना एक बार, तुम ही सुनाओ, फिर मैं बोलूंगा। कौन सा वाला चाचा? ये चेतना और जीव वाला, इसमें दोनों हाँ साध्य साधन बन जाएगा, साधन साध्य बन जाएगा। हाँ, वही वृक्ष जीव है। हाँ वृक्ष जीव है क्योंकि हाँ, उसमें चेतना है। वेरी गुड। तो अब जीव चेतना के बिना नहीं होता और चेतना जीव के बिना नहीं होती। हाँ, अब ये इसको दो तरफा उल्टा कर आपने दो, बताया। उल्टा कर दो। अब आ, साधन को साध्य बना दो, साध्य को साधन बना दो। वृक्ष में चेतना है क्योंकि वह क्योंकि जीव वह है। जीव है, वेरी गुड। देखो, कई बार दुतरफा व्याप्ति होती है। जैसे हमने स्पर्श से, इस पुस्तक में रस है क्योंकि स्पर्श है। अब समझ लो कोई गाय है और अंधी है और वो इसे खा रही है, तो खा रही है, उसको रस आ रहा है, उसके लिए रस परिचित है लेकिन रंग परिचित नहीं है। तो वो गाय कह सकती है कि इस पुस्तक में रंग है क्योंकि मुझे रस आ रहा है। रस से रंग की सिद्धि हो जाएगी। समझ में आई बात? एक चीज से दोनों चीज दोनों तरफ घूम गई। स्पर्श से रस सिद्ध हो गया, रस से स्पर्श सिद्ध हो गया। क्यों सिद्ध हो गया? चेतना से जीव सिद्ध हो गया, जीव से चेतना सिद्ध हो गई। क्यों सिद्ध हो गया? क्योंकि ये रस और स्पर्श या जीव और चेतना, इनकी दुतरफा व्याप्ति है। कुछ चीजों की दुतरफा व्याप्ति नहीं होती, जैसे धुआं और अग्नि, इनकी दुतरफा व्याप्ति नहीं है। जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी, ये तो सही है, लेकिन जहां जहां अग्नि होगी वहां वहां धुआं होगा क्या?
ये दो तरफ, ये नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको? बहुत खास बात है। कई बार दुतरफा व्याप्ति होती है, कई बार एक तरफा व्याप्ति होती है। तो एक तरफा भी हो तो वैसा हेतु बनाया जाएगा। हम धुआं को अग्नि का हेतु बनाते हैं, लेकिन अग्नि को धुआं का हेतु नहीं बनाते। हम ये नहीं कह सकते कि देखो वहां धुआं है क्योंकि अग्नि दिख रही है, क्योंकि अग्नि बिना धुआं के भी रह सकती है। अग्नि ने कसम नहीं खाई धुआं से कि मैं तेरे साथ रहूंगी, लेकिन धुआं ने कसम खाई है कि मैं तेरे बिना नहीं रहूंगी। धुआं ने कसम खाई है कि मैं तेरे बिना नहीं रहूंगी, लेकिन अग्नि को कोई फर्क नहीं पड़ा। हो गया मैं आजाद हूं, तुझे मेरे साथ रहना है तो रह, नहीं मैं नहीं रहना तो नहीं। ऐसे खेल है। समझ में आया? क्लियर हुआ? और बोलो, किसी को कुछ बोलना थोड़ा। अच्छा, एक और वाक्य बोलूं, मुझे कंफ्यूजन था उसमें हाँ थोड़ा। बोलो बोलो, अपना कंफ्यूजन दूर कर लो, इसलिए मैं थोड़ा आज आराम से सबको क्लियर हो जाए। किसी के भी मन में कोई डाउट हो तो खोलो थोड़ा। हाँ बोलो। पदार्थ से ज्ञान नहीं होता हाँ क्योंकि पदार्थ के बिना भी ज्ञान होता है। बहुत बढ़िया, ऐसा बना सकते हैं? एकदम बन गया। पदार्थ से, और इसको परीक्षा मुख में कॉमन वे में बोल दिया, क्योंकि उसके साथ में अन्वय व्यतिरेक नहीं बैठता, ऐसे कह देते हैं। लेकिन वही बात को आपने अपनी अपनी बोलचाल की भाषा में कह दिया। पदार्थ ज्ञान का कारण नहीं है। ये क्या हुआ? प्रतिज्ञा। ये क्या अच्छा, हुआ? साध्य। पदार्थ ज्ञान का कारण नहीं है। ये इतना वाक्य साध्य। क्योंकि लगा के जो बोलते वो बहुत सावधान। ये हेतु विद्या हमको क्या सिखाती है कि अब क्योंकि लगा के जो बोलोगे ना, वो बहुत खास बात है। आपने क्योंकि लगा के गलत बात नहीं बोलनी है, क्योंकि पदार्थ के बिना भी ज्ञान होता है, क्योंकि पदार्थ के होते हुए भी ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि पदार्थ के होने पर अन्यथा ज्ञान हो जाता है कुछ दिखता कुछ है, होता है रामलाल दिख जाता है श्यामलाल, होती है दीवार पीली दिख जाती है सफेद। तो ऐसा बहुत कई बार ऐसा होता है, इसलिए वो ज्ञान का कारण नहीं है। ऐसे क्योंकि लगा के मजबूत बात करना। हाँ संतोष जी बोलिए। मुझे मालूम जी, हाँ मैंने सेंटेंस तो बनाए थे, लेकिन मुझे घटित करना नहीं आता है। जैसे तारे रात में दिखते हैं क्योंकि दिन में नहीं दिखते। पढ़ रहे हो ना, ये सरल विद्या नहीं है। ये जो चीज हाँ वो तो गुरु जी। पता नहीं आप लोग कैसे पढ़ रहे हो, मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो सोचा कोई पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, 1 लोग पढ़ेंगे 2 पढ़ेंगे। बाकी लोग तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम लोग मुझे तो इतना ही होता है मेरे से। तारे रात में दिखते हैं क्योंकि दिन में नहीं दिखते हैं। बताओ सब लोग। अच्छा अब आप लोग बताओ, इन्होंने सही प्रयोग किया क्या? कौन बताएगा? क्या फिर बोलो आप एक दफे फिर से। ये तारे आपके साथी आपको बताएंगे क्या हो रहा है, सही की गलत। अब उनके नंबर लेने होंगे मुझे। हाँ क्या बोलो? तारे रात में दिखते हैं क्योंकि दिन में नहीं दिखते हैं। तारे रात में दिखते हैं क्योंकि, या फिर तारे रात में दिखाई देते हैं, दिन में नहीं दिखते हैं, क्योंकि दिन में नहीं दिखते हैं। बताओ भैया, प्रज्ञा बोलो, ऋतु बोलो, कौन, दीपाली जी कौन बोलेंगे भैया? इनके वाक्य की समीक्षा करो। इन्होंने जो वाक्य बोला है ये सही बोला है या इसमें कुछ कमी है? अच्छा, इसका हेतु ठीक नहीं बन रहा है। हाँ हेतु सही बन रहा है? नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है। हाँ हेतु सही नहीं बन। देखो आप कोई भी हेतु बनाओ ना तो उसको खुद ही चेक कर लिया करो। कैसे चेक करोगे? जैसे आपने कहा क्योंकि दिन में नहीं दिखते,
तो फिर आप लगाओ जो जो दिन में नहीं दिखता है वो क्या रात को दिखता है? नहीं। ये अगर ऐसे आंसर यस में आ जाता तो आपका हेतु सही हो जाता। खुद ही चेक करो। समझ में आया ना संतोष बहन जी? हाँ हाँ, वेरी गुड। जैसे क्यों, जैसे वह ब्रह्मचारी है क्योंकि वह अब्रह्म सेवन नहीं करता। लेकिन ये चीज दिखती नहीं है, सिद्ध अच्छा, कैसे हाँ करेंगे? ठीक है, ठीक है, घटित नहीं होगी। या मैंने मोटे तौर पर कोई इस तरह से तो बना सकते हैं क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की है, ऐसे तो कुछ कर सकते हैं। फिर भी ये वाला फिर भी ठीक है, ये वाला वाक्य फिर भी ठीक है। तो इसमें जैसे दूसरा, जैसे वह झूठ नहीं बोलता क्योंकि वो हमेशा सत्य बोलता है, ये भी नहीं होगा? नहीं, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से। बोलो कौन बोलेगा? बोलो प्रज्ञा, ये तो ठीक है ना? राजा हमेशा सत्य बोलता है, ये कैसे पता लगाएंगे? हाँ, ये बात है खास। वह झूठ नहीं बोलता, इसको आप ऐसे घटित करो, थोड़ा सा कुछ ठोस बनाओ। वह झूठ नहीं बोलता क्योंकि वह सत्य महाव्रत का धारक है। हाँ, इससे हम सिद्ध हो जाएगा कभी झूठ नहीं बोलता। हमने उसको एक थ्योरी को उस पर लागू कर दिया ना हमने। हाँ। अब वो थ्योरी नहीं पाल रहा है, ये तो सर्वज्ञ जाने। लेकिन थ्योरी हमने तो थ्योरी से सिद्ध कर दिया वह झूठ नहीं जैसे हम वह को भी पक्ष ले आओ क्लियर। मुनिराज झूठ नहीं बोलते, देखो अच्छा वाक्य बनाते हैं। मुनिराज झूठ नहीं बोलते क्योंकि वे सत्य महाव्रत के धारी होते हैं। अब बहुत बढ़िया बन गया। हाँ, अब अच्छा एकदम बन गया और बहुत अच्छा बन गया। मुनिराज झूठ नहीं बोलते क्योंकि वे सत्य महाव्रत के धारक होते हैं। हाँ, श्रुति बोलो। जय सर। हाँ बोलो बोलो, लगाओ कुछ हमारे साथ, तुम भी मेहनत करो, एक्सरसाइज। यह जीव चक्षु इंद्रिय वाला है कर्ण इंद्रिय वाला होने से। बोलो प्रज्ञा। ठीक है ना चाचा, कर्ण इंद्री होगी तो चक्षु इंद्री तो होगी। फिर से बोलना वाक्य, कुछ सुनाई। यह जीव चक्षु इंद्रिय वाला है कर्ण इंद्रिय वाला होने से। ठीक है, समझ में आया? सबके समझ में आया? दीपाली जी समझ में आया ना? इन्होंने पांचवी इंद्री को हेतु बनाया। ये पांचवी इंद्री तब होगी जब चौथी होगी, चौथी के बिना पांचवी नहीं होती। वेरी गुड, सही है। और सर, संसारी जीव के कर्म बंध होता है। नहीं बना सकते, यह उल्टा नहीं बना। ये नहीं कह सकते कि यह जीव कर्ण इंद्री वाला है क्योंकि चक्षु इंद्री वाला है। समझ में आया? ये बात तो ठीक है क्या? नहीं, ऐसा नहीं बन सकता। हाँ, क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि चार इंद्री जीव वाले चक्षु इंद्री वाले तो होते हैं, पर वे कर्ण इंद्री वाले नहीं होते। वेरी गुड। एक और हो सकता है। हाँ, वो बहरा है। हाँ, वो बहरा है इसलिए गूंगा भी है। अब ये तो बहरा होगा, गूंगा तो होगा ही होगा। जो बहरा होगा, जो बहरा होगा गूंगा होगा। सुनो, नहीं सुनो, अब आप इसको खुद चेक करो। क्या जो जो बहरा होता है वह सब गूंगे होते हैं? हाँ, होते हैं। ऐसा तो कोई नियम पर जो नहीं गूंगा है वो बहरा हो जरूरी नहीं है। नहीं, ऐसा ही नियम है, पर जो गूंगा होगा वो बहरा हो जरूरी नहीं है। पर जो बहरा है वो गूंगा अवश्य होगा। जब नहीं है तो हेतु कैसे बनेगा? वो ये नियम है। नहीं, ये नियम नहीं है। पक्ष नियम होता तो हेतु बन जाता। ये नियम ही है। समझ में ऐसे नियम है क्या?
नियम है आंटी क्या? ऐसे बोल सकते हैं जो क्या बहरा कि होगा जो उसका कुछ सुना। एक मिनट, प्रज्ञा बोलना, क्या क्या क्योंकि बात जो है? बहरा चाचा होगा वो सुन नहीं नहीं खाता, सकता। बार बार नहीं खाता, 3 संतोष जी रुको एक ऐसे मिनट। इसका लॉजिक बात ये बोलो। है। मैं संतोष जी एक मिनट रुको, संतोष जी रुको, प्रज्ञा बोलो। ऐसे बोल सकते हैं कि जो जन्म से बहरा होता है वह गूंगा भी होता है। जो जन्म से बहरा होता है वो गूंगा हाँ, होता है आंटी। जो जन्म ऐसा? से नहीं है, बाद में हुआ है तो नहीं बोल सकते। तो अगर अच्छा, जन्म से शब्द लगा लें तो नियम बन जाएगा। अच्छा ऐसा कुछ है क्या नियम? मुझे तो पता नहीं था ये बात। हाँ, मैं ऐसा है। अच्छा, देखो अगर ऐसा कोई नियम है, मेरे ध्यान में ये नियम नहीं है। मैं तो सब विकलांग अलग अलग जानता हूँ, जरूरी नहीं कि किसी में दो तरह की हो। लॉजिक बता रही हूँ मैं आपको। सर जो लॉजिक बोलना, बता रही हूँ मैं आपको। सर जो इसका सुन लॉजिक नहीं ये पाएगा है ना, एक एक जना बोलो। हाँ, एक जो सुन नहीं पाए। निशी कुंडा खोल के बेटा, आंटी है नीचे। सर हाँ, अब एक बार आशीष जी बोलो। आशीष को अनम्यूट करो। जय जिनेन्द्र सर। हाँ, अब बोलो। सर हम लोग सुनने के बाद ही बोलना सीखते हैं। हाँ हाँ, हम अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, जी सर, जब हम सुन नहीं पाएंगे तो हम शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे सर। ठीक है ठीक है ठीक है ये ठीक है ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, यही बहुत लॉजिक अच्छा। है, पर यही इसका सर लॉजिक है। हाँ, जो शब्दों का उच्चारण नहीं कर पा रहा वो गूंगा कहलाता है, या फिर जो जिसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही वो गूंगा कहलाता है? भाई देखो, मैं हथियार डाल रहा हूँ, मुझे पता नहीं है और क्या बात सच है, आप लोग जानो भैया। अगर ऐसा होता हो तो हेतु बनेगा, नहीं होता हो तो नहीं बनेगा। जो चीज मुझे पता नहीं, मैं नहीं बोल सकता। मुझे तो देखो, सुनो, अब समय हो गया, मैं 2 मिनट की एक बात कह के पूरा कर, समय हो गया, 1 मिनट में बात खत्म करता हूँ। बहुत अच्छी बात, मैंने कल एक बात बहुत अच्छी सुनी कि एक आदमी दुखी हो रहा था कि उसने मेरी इज्जत खराब कर दी, मैं बहुत दुखी हूं। तो बोले तुम हेतु विद्या से विचार करो, तुम्हारी इज्जत उसने कैसे खराब कर दी? इज्जत तुम्हारी है, मतलब ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि इज्जत मेरी और खराब कोई भी कर देगा। ऐसे कैसे कर देगा? मेरी इज्जत को मैं खराब कर सकता हूँ। न्याय विद्या पढ़ने से सही तर्क लगाना आएगा और सारे दुख दूर हो जाएंगे, सुख शांति मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब बाकी बात कल करेंगे। संदेश जी पूरा करो भैया। इस प्रकार अभी हमने बहुत ही सुंदर प्रायोगिक चर्चा को लेकर हेतु विद्या की चर्चा की कि भाई जो संसारी है इसका मतलब क्योंकि वो दुखी है, क्योंकि वो संसारी है। इस प्रकार बहुत सुंदर सुंदर अनुमान वाक्य, अविनाभाव के वाक्य हमने बहुत सुंदर पढ़े। देखिए, वास्तव में यदि ये हम हेतु विद्या को जान लें तो हम अपने जीवन का पग पग सुंदर बना सकते हैं। अब हमें कोई जिंदगी में पागल नहीं बना सकता। मान लो हमने ये हेतु विद्या जान ली तो कभी कोई हमें मूर्ख नहीं बना सकता। हम 1 मिनट में उसमें हेतु विद्या लगाएंगे कि भाई ये मेरे नियम में तो बैठ नहीं रही है बात, इसका मतलब ये बात गलत कह रहे हो तुम। तो इस वेरी प्रकार गुड। पग पग पर सिर्फ अलौकिक विद्या में ही नहीं, लौकिक विद्या में भी, लौकिक जगत में भी इसका बहुत महत्व है। यदि इसको साथ हम लेकर चलेंगे तो कभी हम ना लौकिक क्षेत्र में ना अलौकिक क्षेत्र में कहीं पीछे रहने वाले नहीं हैं। तो इस प्रकार बहुत सुंदर चर्चा हमारे जीवन में उतारने योग्य चल रही है। हम अवश्य अवश्य इसको अपने जीवन में उतारें। ऐसे ही कल ही इसी समय पर पुनः कक्षा रहेगी, आप लोग कल भी समय पर पधारें। अभी जनवाणी स्तुति के माध्यम से कक्षा को विराम देंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत त्यों लोक। नौ बार नमोकार।
जय बोलिए जिनवाणी माता की जय हो।